मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पश्चिम एशिया संघर्ष पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में दिया बयान। कहा, हम पश्चिम एशिया में संवाद और कूटनीति के पक्षधर। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को बताया सर्वोपरि। संबंधित पक्षों से तनाव कम करने, संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का किया आह्वान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में संग्राम। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार चर्चा के लिए है तैयार। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के अपग्रेडेशन को बताया जरूरी। शिक्षा व्यवस्था को अर्थव्यवस्था की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने की प्रक्रिया पर दिया बल। पोस्ट बजट वेबिनार में कहा, एआई और ऑटोमेशन के क्षेत्र में भी करना होगा फोकस। दिल्ली शराब नीति मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर केजरीवाल, सिसोदिया से मांगा जवाब। सीबीआई ने घोटाले से जुड़े सबूत होने का किया दावा। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शराब घोटाले को बताया आम आदमी पार्टी का आपराधिक षड्यंत्र। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल। प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव की अपील। भाजपा ने संवेदनशील बूथों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर दिया बल। संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हंगामा न थमने के कारण लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। लोकसभा में दिवंगत वर्तमान सांसद डॉक्टर रिकी एंड्रयू को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही लोकसभा के सभी सदस्यों ने पूर्व सांसद सुशील तिरिया, देवी बख्श सिंह, पूर्णमासी राम और केपी उन्नीकृष्णन को भी श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे फिर शुरू हुई, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया के मुद्दे पर देश का पक्ष रखा। वहीं राज्यसभा की बात करें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान जंग पर भारत का रुख साफ किया। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर के राज्यसभा में बयान के दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। वहीं विपक्ष के इस व्यवहार पर नेता सदन जेपी नड्डा ने नाराजगी जाहिर की और विपक्ष को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि विपक्ष को देश और इसके विकास से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि विपक्ष की दिलचस्पी राजनीति करने में है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और सरकार का मानना है कि सभी मुद्दों के समाधान के लिए संवाद और विचार विमर्श किया जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की भी बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक गतिविधियों और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा की समीक्षा की गई। and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. It also focused on the implications for regional security and for economic and commercial activities. The committee was apprised of difficulties faced by Indian travelers transiting the region and by students appearing for scheduled examinations in these countries. It directed all concerned ministries and departments to take appropriate measures to respond to these problems. Honorable Prime Minister continues to closely monitor emerging developments and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और संबंधित मंत्रालय प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पश्चिम एशिया के नेताओं से बात की है।
Period, government maintained close contact with relevant countries. Honorable Prime Minister himself has spoken to the President of UAE, the Emir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan, and the Prime Minister of Israel. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community would be a priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हमारे राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक लक्ष्य शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, भारतीय उपभोक्ताओं का हित हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है और आगे भी रहेगा। Security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully, taking into account availability, costs, and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. उन्होंने बताया कि लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं, जबकि कुछ हजार भारतीय ईरान में अध्ययन या रोजगार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारतीय दूतावास तेहरान में फंसे कई भारतीय छात्रों को वापस लाने में मदद कर रहा है। Diplomats are working hard to assist standard transit passengers in hubs like Dubai, Doha, and Abu Dhabi. They have facilitated international border crossings for Indian nationals, including from UAE to Oman and from Qatar, Kuwait, and Bahrain to Saudi Arabia. Wherever there has been a partial opening of airspace, we have approved and undertaken commercial flights, including non-scheduled flights, for the return of Indian passengers. Our estimate is that about 67,000 of our nationals have done so as a result. डॉक्टर जयशंकर ने कहा, भारत तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति का पक्षधर है। उन्होंने कहा, भारत सरकार के लिए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे राष्ट्रीय हित सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। Chairman, sir, let me conclude by highlighting the 3 guiding factors of our approach. 1. India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3. Our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. लोकसभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो प्रस्ताव लेकर आया है, सत्ता पक्ष उस पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष उससे भाग रहा है। विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं, फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया, और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से, व्यापक रूप से, अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है। आप लोग को सुनना नहीं है। I have never seen such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house.
राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा ने आज विपक्ष को आड़े हाथों लिया। विपक्ष की चर्चा से भागने की आदत के कुछ उदाहरण जेपी नड्डा ने पेश किए और विपक्ष को आईना दिखाया। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। उसी तरीके से जब स्पेशल डिस्कशन रिगार्डिंग द इंडियाज एस्ट्रोनॉट अब्रॉड इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड क्रिटिकल रोल ऑफ द स्पेस प्रोग्राम विकसित भारत 2047 पर चर्चा हो रही थी 18 अगस्त 2025 को, तो ऑपोजिशन ने इस चर्चा में भाग लेने से अपने आप को अलग रखा। इन्होंने बहुत हल्ला किया, ऑपरेशन सिंदूर, जरा चर्चा करो, पहलगाम का अटैक। 16 घंटे डिबेट चली और जब गृह मंत्री जी ने जवाब देने की बारी आई तो ये विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। ये इनका रिकॉर्ड है, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। राज्यसभा के नेता सदन यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि विपक्ष की दिलचस्पी देश और उसके विकास में नहीं है बल्कि राजनीति में है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा ही रहा तो वो हमेशा विपक्ष में ही बैठे रहेंगे। इनका कोई इंटरेस्ट देश में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भारत के लोगों के विकास में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट विकसित भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट आत्मनिर्भर भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट देश आगे बढ़े इसमें नहीं है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा। वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान और नियमों की अवहेलना की है और उनका रवैया गैर जिम्मेदाराना है। जिम्मेदारी का एक हद होता है, हद पार कर रहे हैं। विषय क्या है? इन लोगों का एक अविश्वास प्रस्ताव है। आज लिस्ट ऑफ बिजनेस में क्लियरली लिखा है कि इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। रेजोल्यूशन उन लोगों को मूव करना है। कुछ कांग्रेस के लोग जो इनिशिएशन करने के लिए कह रहे हैं स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस के मोशन के ऊपर, कई अपोजिशन पार्टी दे आर नॉट रेडी। अभी तो जब गलती हो गया, गलती तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो मूव भी करना चाहते हैं, उसी के साथ ही साथ तो वो चर्चा भी नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए डिमांड फर्स्ट डिसरप्ट लेटर ये कांग्रेस का नियम बन गया है। और उसके साथ ही साथ ये फर्स्ट फैमिली अपने आप को जो समझते हैं वो लोग, उनको कोई संविधान रूल नहीं है, वो जो कहते हैं वही रूल ऐसे वो समझ के बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पार्टी पर संसदीय प्रणाली को शर्मसार करने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रति कांग्रेस पार्टी के रवैये पर धर्मेंद्र प्रधान ने नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा अध्यक्ष का पद पूरे सदन की गरिमा और निष्पक्षता का प्रतीक होता है। फिर भी प्रमुख रूप से राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस लगातार इस संवैधानिक पद को निशाना बना रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाना और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी पर निरंतर टिप्पणी करना दरअसल संसद की मर्यादा को चुनौती देने की सोची समझी राजनीति है। जो लोग लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो लोकतंत्र की रक्षा की बात किस हक से कर रहे हैं? सच्चाई तो यह है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना और उनके प्रति अविश्वास का माहौल बनाना कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक प्रवृत्ति रही है। संसद के भीतर पहले शोर मचाकर चर्चा की मांग करना और जैसे ही सरकार की ओर से जवाब दिया जाता है तो हंगामा, नारेबाजी और व्यवधान खड़ा करना। गंभीर विषयों पर तथ्य सुनने का साहस नहीं होता तो कभी कार्यवाही ठप कर देते हैं तो कभी वॉकआउट कर जाते हैं। भारत की प्रगति पर इन लोगों के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए संसद को ही अपने राजनीतिक एजेंडे का अखाड़ा बना दिया है। आज कांग्रेस और उसके सहयोगियों की राजनीति केवल भारत की विकास यात्रा में अवरोध खड़ा करने और जनता द्वारा मिले जनादेश का अपमान करने तक सीमित हो चुकी है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदन की मर्यादा की धज्जियां उड़ा रही है। संबित पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष, खास करके कांग्रेस पार्टी
सदन के मर्यादा की धज्जियां उड़ा रही है। ये स्पीकर साहब का बड़ा हृदय का परिचय था कि उन्होंने विपक्षी पार्टियों को बुला करके उसमें तारीख और नाम भी ठीक करवाया ताकि एक डेमोक्रेटिक तरीके से सदन चल सके। और उसी का कारण रहा कि यह विपक्ष के साथ चर्चा करने के पश्चात ये चर्चा की गई और आज का तारीख तय किया गया। आज जब सब कुछ प्रस्तुत है, आप देख रहे हैं एक दूसरे मोशन के साथ, एक दूसरे प्रस्ताव के साथ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आ गई है। कहीं ना कहीं ये जो अराजकता है कांग्रेस पार्टी की, एक परिवार का ये जो माफिया राज चल रहा है, जिसमें वो सदन को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बजट बाद चौथे वेबिनार में प्रधानमंत्री शामिल हुए। ये वेबिनार सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर आयोजित किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सहित 22 बजट घोषणाओं पर चर्चा होगी, जिसमें 193 विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसमें रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब विकसित करने के अलावा स्वास्थ्य पेशेवरों के सत्र होंगे। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के स्वास्थ्य, उनके स्किल और शिक्षा पर विशेष तौर पर जोर दिया। में एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज से जोड़ने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसे नए मॉडल्स में हमारे इसी अप्रोच का प्रतिबिंब है। आज भारत AVGC सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा दे रहा है। भारत इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने, उसे नए सिरे से विकसित करने के लिए संपूर्ण प्रयास का आह्वान किया। टूरिज्म और कल्चर रोजगार के नए अवसर बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब किसी स्थान पर टूरिज्म बढ़ता है तो उस स्थान या उस शहर की ब्रांडिंग भी बढ़ जाती है। इससे उस शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत तेज हो जाता है। भारत में ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक टूरिज्म कुछ चुनिंदा स्थानों तक ही सीमित रह गया। अब हमें देश के कोने कोने में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को नए सिरे से डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं। आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ CBI की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल और अन्य सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल वो सीबीआई जांच अधिकारी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगाएगा। सीबीआई के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से ये कहा कि वो इस सुनवाई में केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की मांग नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये सुनिश्चित करने की अपील की कि निचली अदालत का फैसला प्रवर्तन निदेशालय के मामले पर असर न डाले। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई करने का निर्णय लिया और निचली अदालत से पीएमएलए मामले में सुनवाई टालने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। सीबीआई ने इस मामले में साजिश के सभी पहलुओं को साबित करने के लिए 164 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिन्होंने ये बताया कि साजिश कैसे रची गई, रिश्वत किसे दी गई और किसके माध्यम से दी गई। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि विजय नायर के संपर्क में 2 राजनीतिक दलों के नेता थे और उनके पास ईमेल और व्हाट्सएप चैट्स के पुख्ता प्रमाण हैं। सीबीआई ने कहा कि ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है और उनके पास मामले को साबित करने के लिए ठोस सबूत हैं। एक और छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। अरे मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीईओ और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव संबंधी तैयारियों, व्यवस्थाओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के सुझावों को भी सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि आगामी चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कोलकाता में भारत निर्वाचन आयोग ECI की पूर्ण पीठ से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा ने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी कुछ अहम मांगें और सुझाव पेश किए हैं, जो पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं। भाजपा ने सुझाव दिया है कि चुनाव केवल एक चरण में या अधिकतम 2 चरणों में आयोजित किए जाएं, जिससे चुनावी प्रक्रिया जल्दी और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। भाजपा ने मांग की है कि पिछले 3 चुनावों में जिन अधिकारियों को चुनाव आयोग ने स्थानांतरित किया था, उन्हें फिर से विधानसभा चुनाव से पहले स्थानांतरित किया जाए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। इसके अलावा जिन बूथों पर हिंसा हुई थी और जिन बूथों पर 85% या उससे अधिक मतदान हुआ है, उन्हें संवेदनशील घोषित किया जाए और उनके लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाए। साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में तैनाती की जाए और उन्हें स्थानीय पुलिस के प्रभाव से मुक्त रखा जाए। इसके अलावा CAPF नोडल अधिकारी को ये निर्देश दिया जाए कि वो स्थानीय लोगों से किसी भी प्रकार की मेहमान नवाजी स्वीकार न करें, जैसा कि पिछले चुनावों में देखा गया था। भाजपा ने मांग की है कि मतदान के दौरान पोलिंग एजेंटों को मतदान कक्ष के बाहर बैठने की व्यवस्था की जाए ताकि वो चुनावी प्रक्रिया में दखल न डाल सके। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत के दौरान कई नए कीर्तिमान बने। भारत लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली और अपने घर में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी।
वहीं भारत ने न्यूजीलैंड को पहली बार T20 विश्व कप में मात दी। इस मैच में बने कुछ और रिकॉर्ड्स पर हम नज़र डालते हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए और इस बुलेटिन में मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। T20 विश्व कप 2026 जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने नया इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने कई नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं और कई रिकॉर्ड्स तोड़े भी हैं। भारत पहली टीम बन गई है जिसने अपने T20 खिताब की सफलतापूर्वक रक्षा की है। वहीं भारत पहली टीम बनी है जिसने अपने घर में T20 विश्व कप जीतने में कामयाबी पाई है। भारत ने कुल मिलाकर तीसरी बार T20 विश्व कप जीता है और ऐसा करने वाली भारत पहली टीम है। वहीं भारत ने पहली बार न्यूजीलैंड को T20 विश्व कप में मात देने में कामयाबी पाई है। फाइनल में भारत ने 5 विकेट पर 255 रन बनाए, जो T20 विश्व कप के फाइनल में किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। भारत पहली टीम बन गई है जिसने T20 इंटरनेशनल्स में लगातार 2 बार 250 रन का आंकड़ा पार किया है। फाइनल में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 18 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में सबसे तेज अर्धशतक है। वहीं संजू सैमसन ने फाइनल में 89 रन की पारी खेली, जो T20 विश्व कप के फाइनल में किसी बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पहले विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की, जो T20 विश्व कप के फाइनल की सबसे बड़ी साझेदारी है। भारत ने पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 92 रन बनाए, जो T20 विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर है। संजू सैमसन ने इस टूर्नामेंट में कुल 24 छक्के लगाए और वो T20 विश्व कप के एक ही संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो जाहिर तौर पर भारतीय टीम की ये जो जीत है, रिकॉर्ड तोड़ जीत रही है। कई नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं भारतीय टीम ने और ये जीत भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को लंबे समय तक याद रहेगी। कैमरा पर्सन SP दुबे के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, अहमदाबाद।